अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल। आज एक नए लेक्चर के साथ इकोनॉमेटिक्स की जो सीरीज़ ये मैं स्टार्ट की हुई है, आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं मेरे चैनल में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलते रहें। और जो पास्ट आपके हैं, जो पास्ट लेक्चर्स हैं, वो भी आप देख सकें, ठीक है। तो ज़रूर इनको देखें। अगर आपने पास्ट लेक्चर नहीं सुने हुए तो उनको भी सुने और इस लेक्चर को भी आप ध्यान से देखें। इकोनोमेट्रिक्स का जो आज का हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन क्या होता है। उससे पहले हमने देखा था कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन क्या होता है, जो कि हमने ये बात की थी। जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन है वो क्या है, बेस है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन की, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे हमने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन भी पढ़ना है। तो सिंपल ये इक्वेशन हमने यहाँ पे रिग्रेशन फंक्शन की हमने कहा था कि सिंपल एक जो रिग्रेशन फंक्शन होता है उसकी ये इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमने डिटेल से पिछले लेक्चर्स में इस पर हम बात कर चुके हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज स्पेसिफिकेशन ऑफ स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म। पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि हम उसको बताना चाह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस टर्म क्या होती है, उसको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म इज एक्चुअली व्हाट, एरर टर्म, ठीक है। इसके चूंकि डिफरेंट नेम्स हैं डिस्टर्बेंस टर्म के, इसको हम एरर टर्म भी कहते हैं, इसको स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म भी हम कहते हैं, क्योंकि ये वेरी करती है, ठीक है। एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, इसको शॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसके जो है वो डिफरेंट नेम है, लेकिन ज़्यादा जो हम इसको यूज़ करते हैं एरर टर्म हम यूज़ करते हैं या डिस्टर्बेंस टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एरर टर्म आई कहाँ से है, किस तरीके से एरर जनरेट होता है, कैसे हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय इक्वेशन, जिसको बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। रिग्रेशन की जो इक्वेशन है, जो हमने पहले पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में पढ़ा था, वाई आई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस एरर टर्म, ठीक है। तो ये वाई आई क्या था हमारा, कंजप्शन, और एक्स आई हमारे पास क्या था, इनकम। तो इनकम किसको अफेक्ट कर रही थी, कंजप्शन को अफेक्ट। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। बीटा वन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, बीटा टू क्या है हमारे पास, स्लोप, और ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, एरर टर्म, ठीक है। तो अब हम इसको ये देखते हैं कि आया ये किस तरीके से हम इसमें से एरर टर्म को कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई, ठीक है, ये एक्चुअली वही पार्ट है जो हमने क्या किया था, कंडीशनल मीन्स हमने मालूम की थी, ठीक है। और इसमें ये बात याद रखिएगा, ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, सिस्टमैटिक है, ठीक है। इसको हम सिस्टमैटिक क्यों कह रहे हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में कहा था कि ये सिस्टमैटिक या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, ठीक है। जब हम इसमें एरर टर्म शामिल ना करें तो यहां तक जो आता है हमारे पास वो क्या है, सिस्टमैटिक है, या इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। अगर हम इसमें एरर टर्म शामिल ना करें तो ये डिटर्मिनिस्टिक या सिस्टमैटिक मॉडल है। इसमें वैल्यूज पुट करें, हमारे पास वाई आई की कीमत आ जाएगी, वाई आई की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यू जो है वो क्या है, ये नॉन सिस्टमैटिक है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिस्टमैटिक, या हम इसको क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक, ठीक है। एरर टर्म को हम नॉन सिस्टमैटिक भी कह सकते हैं या स्टोकेस्टिक भी कह सकते हैं, मतलब कि ये कुछ सिस्टम से नहीं आया हुआ, ठीक है, बल्कि ये डिटरमिन होगा वेरिएबल की वैल्यूज के साथ साथ, ठीक है। यानी कि ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टोकेस्टिक कह रहे हैं। इसको हम रैंडम भी कह सकते हैं, ठीक है। रैंडम का मतलब उसकी कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो स्टोकेस्टिक, रैंडम या नॉन सिस्टमैटिक वैल्यू जो होती है वो कौन सी होती है, एरर टर्म होती है। अब ये एरर टर्म हम इसको मजीद कैसे इवेल्युएट करेंगे, ये वाला जो सिस्टमैटिक पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विद द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स है, जो हमारा कंडीशनल मीन है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो एक्चुअली क्या है, कंडीशनल मीन से हम इसको मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने स्टार्ट में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फंक्शन पढ़ा था
तो हमारे जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशन की वैल्यूज है वो किसके बराबर होती हैं, β1 + β2 xi। तो ये क्या है, कंडीशनल वैल्यूज है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम कह सकते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ y विद द गिवन वैल्यूज ऑफ xi। और ये हमारे पास क्या आ गया, एरर टर्म आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर मैं एरर टर्म को इधर ही रखूं और इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो yi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विद द गिवन वैल्यू ऑफ xi। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं ऑफ y और ये क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज में क्या फर्क है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो जो हमने एक्चुअल डाटा लिया था, इसको हम एक्चुअल वैल्यूज भी कहते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, जो एक्चुअल वैल्यूज हमने पॉपुलेशन में ली थी वो हमारी क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। और ये वो वैल्यूज हैं जब हमने उनका मीन मालूम कर लिया, ठीक है, हर ग्रुप ऑफ इनकम में जो कंजप्शन की वैल्यूज थी उनका मीन मालूम करने के बाद हमारे पास ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आई हैं या कंडीशनल मीन की जो वैल्यूज आई हैं वो क्या है, ये। और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एरर टर्म होगा, ठीक है। एरर टर्म क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एरर टर्म होगा। यानी कि एरर टर्म क्या शो करता है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज से कितना डाइवर्जेंट है, कितना उनमें फर्क कितना आ रहा है उसमें, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एरर टर्म भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा आएगा। अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्लोज होंगी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज की तो इसका मतलब है हमारा जो एरर टर्म है वो कम से कम होगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जितनी ज्यादा क्लोज होंगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से तो हमारा एरर टर्म क्या होगा, कम से कम आएगा। तो ये चीज है कि हमें इस तरह से पता चल सकता है कि हमारा एरर टर्म जो है वो क्या शो करता है, एरर टर्म क्या होता है। इसको हमने इक्वेशन के जरिए से हमने इसको क्या किया, डिस्क्राइब किया, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ कि एरर टर्म क्यों होता है, कि एरर टर्म क्यों आता है। यहाँ पर हमने एरर टर्म क्यों लिखते हैं, इसकी क्या वजूहत होती हैं कि एरर टर्म किसी भी इकोनोमेट्रिक मॉडल में क्यों ये लाजमी तौर पर आता है, उसकी क्या वजूहत होती हैं कि हमें एरर टर्म को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी वो रीजंस हैं कि हमें एरर टर्म इंक्लूड करने की जो सारी की सारी रीजंस हैं वो ये यहाँ पर है। सबसे पहली रीजन क्या है, वागनेस ऑफ थ्योरी। वागनेस ऑफ थ्योरी का मतलब क्या है कि जो हम थ्योरी बनाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि इनकम जो है उसके चेंज होने से कंजप्शन अफेक्ट हो रही है, ये हमारी थ्योरी थी, ठीक है। लेकिन इनकम के अलावा कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने तो ये कह दिया कि इनकम जो है वो कंजप्शन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इनकम हमने क्या कहा था, इनकम एक्स है जबकि कंजप्शन हमारी क्या है, वाई है। तो इसका मतलब है इनकम किसको अफेक्ट कर रही है, कंजप्शन को अफेक्ट कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ इनकम ही कंजप्शन को अफेक्ट करती है, इनकम के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जेंडर, ठीक है, एज, एजुकेशन, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट कल्चर हो सकता है, ट्रेंड्स हो सकते हैं, डिफरेंट और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कंजप्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। सो इनकम इज नॉट ओनली द सोल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट कंजप्शन, बल्कि कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं। इसलिए हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट नहीं है। अगर जब हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया लेकिन वो थ्योरी हमारी कंप्लीट नहीं है, तो उसके अंदर क्या आ रही है, वागनेस आ रही है कि वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा हो सकता है, जैसे हमने बात की कि इनकम जो है वो कंजप्शन पे अफेक्ट करेगी। मैंने डाटा ले लिया 2018 से 2019 2020, ठीक है, या अगर मैं बैक पे ले जाता हूँ 1970 71 72, हो सकता है 70 या 72 का डाटा हमारे पास क्या हो, मिसिंग हो, या 2018 का डाटा मिसिंग हो, या 2019 का डाटा मिसिंग हो। कोई किसी एक साल का अगर हमारे पास डाटा मिस हो गया तो हमारी जो डाटा की अनअवेलेबिलिटी है वो भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। तो पहली बात जो हमने की कि हम डिफरेंट और फैक्टर हो सकते हैं, तो उनका जो इफेक्ट होता है वो हम किस में देखते हैं, एरर टर्म में देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई डाटा मिस है तो उसका भी इफेक्ट कहाँ पे शो होगा, एरर टर्म में शो होगा, ठीक है। कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स,
सिंपल सी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि वागनर सब थ्योरी कि अगर हमारे जो है डिफरेंट और वेरिएबल्स हों जो कि अफेक्ट कर सकते हो, तो वो हम अगर नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है एरर टर्म आएगा। अगर कोई डाटा मिसिंग है, ठीक है, और हमने डाटा इंक्लूड नहीं किया या अपनी तरफ से कोई डाटा उसमें फिट कर दिया है, ठीक है, मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन के जरिए से हमने कोई डाटा उसके अंदर ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है एरर टर्म हमारे पास जरूर आ सकता है। ठीक है, तो कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ठीक है, जिसमें मिसाल के तौर पर कोर वेरिएबल्स वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल्स में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मॉडल है, ठीक है, जिसमें मैंने कह दिया y i इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस बीटा 3 एक्स, इसको मैं x1 कर देता हूँ, x2 प्लस बीटा 4 x4। ठीक है, तो अब मैंने इस इक्वेशन में x1 मेरे पास क्या था, इनकम, अब इसमें मैंने जेंडर भी ऐड कर दिया, इसमें मैंने एज भी ऐड कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये वाले वेरिएबल सारे ऐड भी कर लूं, ठीक है, कोर वेरिएबल वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल, कोर वेरिएबल्स मैं कहता हूँ ये है मेरा इनकम, इसके साथ जो बाकी ये फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ अपनी इक्वेशन में, तो ये मेरे पास एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन जाता है। जब ये मॉडल मेरे पास बन गया तो हो सकता है जेंडर का अफेक्ट, एज का अफेक्ट, एजुकेशन का अफेक्ट, कल्चर का अफेक्ट, इन सब का अफेक्ट एक दूसरे का, किसी का पॉजिटिव अफेक्ट हो, किसी का नेगेटिव अफेक्ट हो, तो ठीक है, तो हो सकता है इन सब का अफेक्ट जब कोलेक्टिवली जब हम इनका अफेक्ट देखें तो हो सकता है वो बहुत ही स्मॉल हो। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इनको ऐड करने की या तो जरूरत नहीं थी, या हमने ऐड कर दिया तो उनका अफेक्ट बहुत ज्यादा क्या हुआ, स्मॉल अफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है, तो कोर वेरिएबल वर्सेस पेरिफेरल वेरिएबल के जो हमारे पेरिफेरल वेरिएबल्स हैं उनका इफेक्ट क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रिंसिक रैंडमनेस इन ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। हमने कह दिया कि इनकम जो है वो कंजप्शन को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, दिस इज आवर इनकम एंड दिस इज आवर कंजप्शन, कि इनकम जो है वो कंजप्शन को अफेक्ट कर रही है, लेकिन हो सकता है अब ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बिहेवियर इस तरह है कि अगर उसकी इनकम बढ़ी है, हो सकता है उसने अपनी कंजप्शन बढ़ाने की बजाय कम कर दी हो। ये भी हो सकता है कि उसकी इनकम बढ़े और उसने अपने खर्चे मजीद ज्यादा बढ़ा दिए हो, मजीद लोन लेना शुरू कर दिया हो। उसकी वांट्स, क्योंकि इंसान की जो है वो नेचर है कि उसकी जो ख्वाहिशात है वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो हो सकता है कि उसकी इनकम के बढ़ने से उसकी कंजप्शन पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो या बहुत ही कम हो जाए और वो सेविंग की तरफ चला जाए। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर में जो चेंजिंग आएंगी तो उनका जो अफेक्ट है वो हम किस में देखेंगे, एरर टर्म में देखेंगे। पुअर प्रॉक्सी वेरिएबल, सम टाइम, जैसे हमने यहाँ पर इनकम की बात की और इनकम की जगह हम जीडीपी एज ए प्रॉक्सी वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसका प्रॉक्सी वेरिएबल हम यूज करते हैं, और वो प्रॉक्सी वेरिएबल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखना चाहता हूँ, लेकिन अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मेजर करने का मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो मुझे कोई और, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डाटा हो सकता है मुझे कहीं से भी ना मिले। ठीक है, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसका डाटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वेज में या कहीं से भी मुझे नहीं मिल सकता, या किसी हो सकता है आर्टिकल में मिल जाए। लेकिन अगर मैं खुद कलेक्ट करना चाहता हूँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डाटा, तो मैं इसके लिए कोई प्रॉक्सी यूज करता हूँ, यानी इसको मेजर करने के लिए क्या मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल करप्शन ले लेता हूँ, कि अगर करप्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है,
अगर अपोजिशन एंड गवर्नमेंट के दरमियान जो है वो हमेशा मामलात खराब रहेंगे तो इसका मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन इस तरह का डाटा हमें मिलता नहीं, करप्शन का डाटा मिल जाता है, करप्शन इंडेक्स से मिल जाता है, ठीक है। तो हो सकता है जिस कंट्री का हम करप्शन का डाटा ले रहे हैं, हो सकता है वहां पे करप्शन काज ही ना हो रही हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, ठीक है। हो सकता है कि सारे के सारे वहां पे खुश हों करप्शन करके, सो करप्शन हो सकता है वहां पे काज ही ना हो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। तो इसका मतलब है जो मैं प्रॉक्सी यूज कर रहा हूं वो सही इंडिकेट नहीं करी मेरे एक्चुअल वेरिएबल को, ठीक है। तो पुअर प्रॉक्सी अगर मैं यूज करूंगा, अगर मैं पुअर प्रॉक्सी यूज करूंगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कहां पे शो होगा, एरर टर्म में शो होगा। उसके बाद है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि हमने ये एक लीनियर फंक्शन बनाया, हो सकता है कोई ऐसा फैक्टर हो जैसे इनकम है या कोई और भी यहाँ पे फैक्टर हो सकता है जो उसकी फंक्शनल फॉर्म बन रही हो उसमें नॉन लीनियरिटी पाई जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स आई का स्केयर हो जाए तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है वो नॉन लीनियर ज्यादा बेहतर प्रेडिक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो और हम ले रहे हो लीनियर फंक्शन, जबकि नॉन लीनियर फंक्शन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहा हो। तो फंक्शनल फॉर्म अगर हमने गलत यूज कर दी तो उसका जो इफेक्ट होगा वो एरर टर्म में शो होगा, ठीक है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम एरर टर्म को मिनिमाइज करें और एक्सपेक्टेड वैल्यूज और ऑब्जर्व वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कम से कम करें। और ये जितनी भी हमारी रीजंस हैं एरर टर्म के आने की, हम इनको क्या करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे OLS में, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में देखेंगे। और आज के लिए ये वाला हमारा लेक्चर है कि उसमें हमने क्या देखा कि स्टोकेस्टिक डिस्टर्बेंस टर्म क्या होती है और इसके रीजंस क्या होते हैं, ये क्यों एरर टर्म आती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फोरम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।